नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे पिछले एक साल की करंट अफेयर को, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020, राजस्थान बजट 2021-22, कई महत्वपूर्ण पुरस्कार, योजनाएं, चर्चा में रहे व्यक्ति, स्थान और इन्हीं के समान कई अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी कुछ ही महीनों में राजस्थान की कई एग्जाम होने वाली है, उस दृष्टि से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 30 अगस्त 2021 को राजस्थान की कौन सी महिला खिलाड़ी पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये कौन सी खिलाड़ी है? ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। दोस्तों ध्यान रखना है, 30 अगस्त 2021 को राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग में भी कौन सा इवेंट है ये, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इनके नाम इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या है वो? इसी के साथ अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, यहां से बनता है बहुत ही। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। तो ये सारे फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। भारतीय इतिहास में ये बहुत ही रेयर घटना है कि कोई महिला ने स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक में। आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन सी, चुरू जिला। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से, ध्यान रखना है। चुरू जिले के देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक खेलों में इससे पहले ये 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एक बार ये 2004 में एथेंस में और 2016 में रियो में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इस बार 2020 के पैरालंपिक गेम्स में भी इन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम किया है। इन्होंने अब तक कुल पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीते हैं, 2 बार स्वर्ण और 1 बार सिल्वर मेडल। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, ये भारत के पहले ऐसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हो। 2004 में ऐसा हुआ था कि ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हो। भारतीय खेलों के इतिहास में ये रेयर घटना है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान की अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा में, जो कि 30 अगस्त को इवेंट हुआ था, उसमें तो गोल्ड पदक प्राप्त किया 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और 30 सितंबर 2021 को शूटिंग की जो 50 मीटर एयर राइफल जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें कांस्य पदक प्राप्त किया। और इसी के साथ इनके नाम कई रिकॉर्ड बन गए हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड है अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और जब इन्होंने गोल्ड जीता था 3 अगस्त 2021 को, तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता हो। और इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। दोस्तों अवनी लेखरा से कई प्रश्न बनते हैं, क्योंकि भारतीय खेलों के इतिहास में यह रेयर घटना है कि किसी महिला द्वारा इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया गया हो। आइए आगे चलते हैं। 5 सितंबर 2021 को राजस्थान के खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 की किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये क्या है? यह है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ध्यान रखना है, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ कृष्णा नागर पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद, ध्यान रखना है, प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं। इनका संबंध जयपुर जिले से है।
ये सारे फैक्ट अच्छे से याद रखना है। कृष्णा नागर इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। आइए आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को सुंदर सिंह गुर्जर ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए करौली जिला। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ध्यान रखना है इनका संबंध करौली जिले से है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनका संबंध किस जिले से है। आइए आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 6 खिलाड़ियों को। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं खिलाड़ी। पहली है अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक हासिल किए हैं। स्वर्ण पदक हासिल किया है निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में, और दूसरा पदक यानी कांस्य पदक हासिल किया है निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर एयर राइफल में। इनका संबंध जयपुर जिले से है। दूसरे हैं देवेंद्र झाझरिया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है जेवलिन थ्रो में, और इनका संबंध चुरू जिले से है। तीसरे हैं सुंदर सिंह गुर्जर जी, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है जेवलिन थ्रो में, और इनका संबंध करौली जिले से है। चौथे हैं श्याम सुंदर स्वामी, ये तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं, और इनका संबंध बीकानेर जिले से है। पांचवें हैं संदीप चौधरी जी, ये जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं, और ये झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। छठे हैं कृष्णा नागर जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों ये सारे फैक्ट, चाहे खिलाड़ी का जिला हो, चाहे उसका खेल हो, चाहे इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद रखने हैं। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इस पूरे पेज को आप अच्छे से याद कर जाइए, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 4 खिलाड़ी। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं खिलाड़ी। सबसे पहली है भावना जाट, इनका संबंध है पैदल चाल खेल से, और ये राजसमंद जिले की हैं। अगले हैं दिव्यांश सिंह पवार, ये निशानेबाजी से हैं और जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। तीसरी हैं अपूर्वी चंदेला, ये निशानेबाजी से हैं और जयपुर जिले से संबंध रखती हैं। और चौथे हैं अर्जुन लाल जाट, ये रोइंग खेल से हैं। रोइंग एक प्रकार का दोस्तों रेसिंग बोट का ही गेम है, और ये जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों ये इनका खेल और इनका जिला, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये खेल चल रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले 2-3 साल तक। इसलिए आप इस पेज को पूरा अच्छे से याद कर जाओ, कौन कौन से खिलाड़ी है, कितने हैं, और किसका क्या जिला है, कौन सा खेल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक संपन्न होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में 2020 में राजस्थान के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो मेन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, और इसमें 6 खिलाड़ी हैं राजस्थान के। टोटल करके 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें कि सामान्य में 4 खिलाड़ियों को और पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों को। तो ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 21 अगस्त 2021 को दिवंगत कल्याण सिंह राजस्थान के कौन से वे राज्यपाल रहे? तो राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे हैं? ऑप्शन बी 21वें नंबर के। दोस्तों ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखना है 2 बार यूपी के ये सीएम रह चुके हैं, और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल में ही निधन हो गया। इन्हें 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के ये राज्यपाल रहे। ये काफी चर्चा में रहे थे, क्योंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई थी 1993 में, उनकी घटना इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी, और उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना भी पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि इनका जो ये नंबर है 21वां, इस पे काफी कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। महाराजा मानसिंह द्वितीय थे, वो पहले राज प्रमुख थे, 1949 से 1956 तक रहे थे।
यदि उन्हें पहला नंबर दिया जाए तो इन्हें ये 21वें नंबर के आएंगे, और कलराज मिश्र जो वर्तमान में है वो 22वें नंबर पे आते हैं। लेकिन यदि महाराजा मानसिंह को यदि हटा दिया जाए और नहीं माना जाए, क्योंकि राज्यपाल का पद है वो 1956 से क्रिएट हुआ था, हालांकि राज प्रमुख का कार्य वही था लेकिन पद का नाम चेंज करके राज्यपाल कर दिया था। और यदि राज्यपाल के पद से यानी गुरुमुख निहाल सिंह को यदि पहला माना जाए तो कल्याण सिंह जी थे 20वें नंबर के राज्यपाल, और कलराज मिश्र जी हैं 21वें नंबर के। तो ये ध्यान रखना, महाराजा मान सिंह को यदि माने तो ये उनका कल्याण सिंह जी हो जाएंगे 21वें नंबर के और कलराज मिश्र जी हो जाएंगे 22वें नंबर के। लेकिन यदि महाराजा मान सिंह को यदि नहीं माना जाए तो उनका नंबर एक कम हो जाएगा, यानी कल्याण सिंह जी हो जाएंगे 20वें नंबर के और कलराज मिश्र जी हो जाएंगे 21वें नंबर के। तो ये कंफ्यूजन दूर रखना अपना। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि कल्याण सिंह जी के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो क्या है कि महाराजा मान सिंह द्वितीय, गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह के बाद यानी कि 1972 के बाद 52 सालों तक कोई भी राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, 5 साल का। उसके बाद केवल कल्याण सिंह जी थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। तो राज्यपाल के स्तर पे देखें तो पहले नंबर, दूसरा नंबर और ये केवल 3 व्यक्ति ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, और चौथे नंबर के हैं कल्याण सिंह जी, ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। 52 साल के बाद कोई राज्यपाल हैं तो कल्याण सिंह जी हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। तो ये कंफ्यूजन दूर रखना कि 21वें है 22वें है, वो इस हिसाब से क्वेश्चन भी उस हिसाब से आएगा कि 1956 के बाद या राजस्थान के पुनर्गठित होने के बाद कोई राज्यपाल का नंबर आएगा तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो वो डाउट में रहेगा क्वेश्चन। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 21 जून 2021 को प्रदेश के किस अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है? तो कौन सा अभयारण्य है ये? ऑप्शन ए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 21 जून 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ध्यान रखना, इसने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को प्रदेश के चौथे, ये नंबर ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी है। और यह अभयारण्य देश का 52 नंबर टाइगर रिजर्व होगा। ध्यान रखना है, देश का 52 नंबर टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा। इससे पहले 3 और टाइगर रिजर्व हैं, तो ये दोनों नंबर याद रखने। इसके अलावा इसकी लोकेशन है बूंदी जिले के रामगढ़ गांव के निकट, ये लोकेशन भी ध्यान रखनी है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु वर्ग में तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियाल, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे जानवर शामिल हैं। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्य कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, इसे 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये साल याद रखनी है, साल भी कई बार पूछी जाती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और 2013 में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि ये सांपों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। और रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी इसे कहा जाता है। अक्सर बाघ निकलकर यहाँ आ जाते हैं रणथंभौर से, और इसी कारण इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद रखने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 17 जुलाई 2021 को प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति वर्ष कितने रुपए तक का अनुदान मिलेगा? तो कितने रुपए तक का अनुदान मिलेगा? ऑप्शन बी 12,000 रुपये। आइए इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है, इसकी लॉन्च डेट है 17 जुलाई 2021। आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है किसी भी योजना की लॉन्च डेट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2021 को ये योजना लॉन्च हुई है और राजस्थान सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखना है, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1,000 रुपये, ध्यान रखना है 1,000 रुपये की सब्सिडी है प्रति माह के हिसाब से, और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं इसमें कि सब्सिडी और बिल का जो गैप आएगा वो सीधे किसान के खाते में जमा होगा। जैसे कि सब्सिडी अभी 1,000 रुपये है प्रति माह के हिसाब से, और 1 महीने का 900 रुपये का बिल आया किसान का, तो जो 100 रुपये हैं वो सीधे खाते में जमा हो जाएंगे किसान के। इससे क्या होगा, किसानों में जो बिजली की बचत करने की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की कौन सी महिला महानिदेशक यानी कि डीजी रैंक हासिल करने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है? तो ऐसी कौन सी महिला है? ऑप्शन बी, नीना सिंह। तो ध्यान रखना है, 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह महानिदेशक या डीजी रैंक हासिल करने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2021 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है राजस्थान को? ऑप्शन ए, प्रथम। तो ध्यान रखना है कि 15 जुलाई 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और इसमें राजस्थान को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। बहुत ही गर्व की बात है। और इससे पहले जो रैंकिंग आई थी ऑनलाइन, उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान था। साथ ही देश के 100 शहरों की रैंकिंग में ध्यान रखना है कि राजस्थान के स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया था। कौन कौन से शहर थे वो? उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। ये भी ध्यान रखने पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से शहर शामिल है। तो ये 4 शहर शामिल है, जिसमें उदयपुर को 5वां, कोटा को 10वां और अजमेर को 22वां और जयपुर को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, उदयपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ देश भर में। और राजस्थान के हिसाब से क्वेश्चन आए कि राजस्थान में पहला शहर, राजस्थान में सबसे पहले कौन सा शहर है? तो उदयपुर को पहला नंबर मिला है राजस्थान के हिसाब से और देश भर में इसका 5वां स्थान है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए, उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि विश्व जनजाति दिवस यानी 9 अगस्त 2021 को प्रदेश के उदयपुर जिले में प्रदेश की, ध्यान रखना है, प्रदेश की पहली, राजस्थान की पहली बालक हॉकी अकादमी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं लगातार एग्जाम में। हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए, 3। दोस्तों, इस साल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले है अर्जुन शेखावत जी। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, ये एक पाली जिले के रहने वाले हैं और ये साहित्यकार हैं और इन्हें राजस्थानी भाषा, साहित्य तथा विशेष रूप से आदिवासी जीवन पर साहित्य लिखने के लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद है लाखा खान जी, ये कला के क्षेत्र में मिला है और ये इनका संबंध फलौदी जोधपुर से है और ये सारंगी वाद्ययंत्र के महारथी हैं। तीसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है आरपीएससी असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में और भविष्य में भी यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यान रखना है, इनका संबंध है राजसमंद जिले के पिपलाती ग्राम से ये संबंध रखते हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा में बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य किए हैं। इन्होंने हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने का रिवाज भी अपने गांव में शुरू किया है। इनके कार्यों को कौन बनेगा करोड़पति में भी सराहा जा चुका है। आइए आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2021 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश का पहला ओडीएफ प्लस यानी ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त का दर्जा प्राप्त करने वाला ग्राम बना है। तो ये कौन सा ग्राम है? ऑप्शन बी, जहोता ग्राम, जयपुर। तो ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2021 को स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने जयपुर जिले के जालसू पंचायत समिति की जाहोता ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। और ध्यान रखना है, इसी के साथ जाहोता ग्राम राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम बन गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ ये आ सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें सीनियर वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
चुना गया है। तो ये कौन है? ऑप्शन ए रवि बिश्नोई। दोस्तों ध्यान रखना है 28वें मथुरदास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए। ध्यान रखना है सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट हैं। तो कौन सी है पहली महिला पायलट? ऑप्शन ए स्वाति राठौड़। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्वाति राठौड़ राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। ध्यान रखना है वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हैं। स्वाति राठौड़ मूलतः नागौर के प्रेमपुरा गांव की है। ये पूरा आपको ध्यान रखना है, नागौर जिले के प्रेमपुरा गांव की है। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। 4 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के किस जिले से सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो कहां से की गई है इस योजना की शुरुआत? ऑप्शन सी उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि 4 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, ये देशव्यापी योजना है, पूरे देश में चल रही है, द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने हेतु सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी कि इंग्लिश में इसका नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, बोल्ड शॉर्ट में इसका बोल्ड नाम है। परियोजना का राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित निकल मंडावा के आदिवासी गांव से शुरू की गई है। ध्यान रखना इस गांव का नाम भी निकल मंडावा गांव से शुरू की गई है उदयपुर के। और इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा कि 5000 पौधों को शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि इसके नाम एक रिकॉर्ड और बना है। वो रिकॉर्ड है कि एक दिन में किसी क्षेत्र विशेष में सबसे ज्यादा बांस के पेड़ उगाए जाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हुआ है। ध्यान रखना है 5000 पेड़ इसमें उगाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के चौथे चरण में राजस्थान के कितने पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है? तो कितने पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 3। तो ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के चौथे चरण में कुल 12 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान के 3 पर्यटन स्थल हैं। कौन कौन से स्थल हैं ये? कुंभलगढ़ किला राजसमंद, जैसलमेर किला राजस्थान और रामदेवरा ये भी जैसलमेर में है। तो ध्यान रखना है तीन स्थल हैं, तीनों को ध्यान रखना है। एग्जाम में के पूछे जाने की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अखबार वगैरह में बहुत ज़्यादा ये छाया हुआ था थोड़े दिन पहले, इसलिए एग्जाम में यहाँ से आने की चांस बहुत ज़्यादा है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए मोहन कृष्ण भोरा को। तो ध्यान रखना है कि 4 मार्च 2021 को के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई। ध्यान रखना है के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार दिया जाता है और ये 30वें नंबर के बिहारी पुरस्कार होंगे। और ये पुरस्कार किसको मिला है? बिहारी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार मोहन कृष्ण भोरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और के बिड़ला फाउंडेशन के 2020 के और कौन कौन से पुरस्कार हैं? ध्यान रखना पुरस्कार 2020 का, लेकिन ये अभी हाल में 4 मार्च 2021 को दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। बिहारी पुरस्कार तो अभी देख लिया, मोहन कृष्ण भोरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। दूसरा है व्यास सम्मान, ये प्राप्त हुआ है शरद पगारे पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको मिला है। तीसरा है सरस्वती सम्मान, ये शरण कुमार बिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए दिया गया है। चौथे हैं घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, ये मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। तो ये सारे पुरस्कार ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले वर्ष 2019 का बिहारी पुरस्कार आयदीन सिंह भाटी को उनके काव्य आंख हियरा हरियल सपना
इसके लिए दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1 साल पहले का भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। और बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, ये सारे पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं और ये राशि और ये कौन से नंबर के पुरस्कार हैं, ये सारे ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन बी राजस्थान। तो ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब छात्रों को सहायता देने के उद्देश्य से 5 जून 2021 को, ये डेट ध्यान रखनी है, 5 जून 2021। आजकल डेट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है योजनाओं की। 5 जून 2021 को ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। और इस योजना की खास बात यह है कि छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही दिया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। इस योजना में कौन कौन इसके भागीदार हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी आय प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए से कम है। और इसके साथ ही माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल, ये 11 है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। छात्र छात्राओं को चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में 50% छात्राएं हों, मतलब छात्राओं की भागीदारी स्पेशल रूप से बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा आवास छोड़कर अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करने वाले छात्र को भोजन एवं आवास हेतु 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, लेटेस्ट योजना है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके। आइए आगे चलते हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी राज किसान जैविक। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान कृषि विभाग ने राज किसान जैविक मोबाइल ऐप बनाए हैं, जिसके जरिए राज्य में अब जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री घर बैठे ऑनलाइन की जा सकेगी। आगे चलते हैं। 20 अगस्त 2021 को आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है थीम? ऑप्शन ए सूचना तकनीकी से सुशासन। तो ध्यान रखना है, राजीव गांधी जयंती को राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की थीम सूचना तकनीकी से सुशासन, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस है। और इस दौरान प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई और ये 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल में ही लागू इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन सी 50,000 रुपये। तो ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 2021 को, ध्यान रखना है, ये डेट ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है और इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान सरकार व किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो ये समझौता किस देश के बीच किया गया है? ऑप्शन बी फ्रांस। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के वन विभाग और फ्रांस की एजेंसी AFD के बीच राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं जो विदेशों से हमारे विशेष प्रकार के समझौते हैं, MOU है, उनको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान में वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। आगे चलते हैं। 30 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा
न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है? तो ये कितनी बढ़ोतरी की गई है? ऑप्शन ए 27 रुपए। आइए अब क्या हो गया ये देख लेते हैं। ये बढ़ोतरी अकुशल श्रमिक को 225 रुपए के स्थान पर अब प्राप्त होंगे 252 रुपए प्रतिदिन। अर्धकुशल श्रमिक को 237 रुपए के स्थान पर प्राप्त होंगे 264 रुपए प्रतिदिन। कुशल श्रमिक को 249 रुपए के स्थान पर अब 276 रुपए प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिक को 299 रुपए के स्थान पर अब 326 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, बिल्कुल लेटेस्ट जो बढ़ोतरी है वो है। आगे चलते हैं। हाल ही में टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देश विदेश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसके बाद थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जीनोम होता क्या है? जीनोम होता है किसी भी जीव का अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जब भी हम बात करें बैक्टीरिया या वायरस के स्तर पर, तो जब ये अपने जेनेटिक संरचना में परिवर्तन करते हैं यानी कि जीन में परिवर्तन करते हैं तो एक नए तरह का वायरस बन जाता है। और ये जो परिवर्तन हुआ है उसकी वायरस की जो स्ट्रेटजी है हमें इन्फेक्ट करने की, हमारे किस शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा, ये सब बदल जाती है। और कितनी तेजी से इन्फेक्ट करेगा, कितनी तेजी से ये फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये सब यहीं पे डिसाइड होता है जेनेटिक लेवल पे। तो यदि किसी जगह पे यदि कोरोना महामारी का जैसे विस्फोट हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो विस्फोट हुआ है ये पुराने वाले वायरस के कारण हुआ है या नए वायरस जो भी बदलाव हुआ है उसके कारण हुआ है, इसका हम पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार रोकथाम की जा सकती है। इंडिया इसमें काफ़ी पिछड़ गया था, इस कारण उससे काफ़ी जो जन की हानि हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, काफ़ी लोगों की जो काफ़ी डेथ हुई थी वो इसी कारण हुई थी क्योंकि हम इसमें काफ़ी पिछड़ गए थे। कुछ देश हैं जो विश्व के वो इसमें काफ़ी अग्रणी रहे हैं और उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेस प्राप्त की है इस टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से। न्यूजीलैंड एक देश, उसने टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग करके बहुत पहले कर ली थी, तो उसको करके इसमें काफ़ी इसको कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इंडिया इसमें काफ़ी पिछड़ गया। हालांकि अब इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी साइंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो साइंस का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी। तो ध्यान रखना है कि ये टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो दोस्तों आइए अब राजस्थान बजट 2021-22 देख लेते हैं। अनुमानित आय वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या रही थी? कुल अनुमानित व्यय 2,50,747 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियां 1,84,330 करोड़, राजस्व व्यय 2,08,080 करोड़, राजस्व घाटा 23,750 करोड़ और राजकोषीय घाटा रहा है 47,652 करोड़। तो ये कुछ आंकड़े हैं, मोटे मोटे आपको देख लेने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देख लीजिए इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या घोषणाएं, क्या कौन कौन सी योजनाएं चालू कर रहे हैं या फिर क्या कुछ नया हो रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपये तक की वृद्धि की जाएगी, ये इसमें घोषणा हुई है। मथानिया जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी घोषणा इसमें की गई है। बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जीवन रक्षक योजना का गठन कर घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये और वह प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है जीवन रक्षक योजना, क्योंकि बजट में जो योजनाएं शुरू करते हैं जिनको मेंशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। अगला है महात्मा गांधी नरेगा योजना। इसके अंतर्गत 2021-22 में शहरिया का थोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिकों 100 दिन के स्थान पर अब इनको 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है शहरी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इस योजना में 50,000 का लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से। तो ये योजना पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद रखना। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी एटीओ एग्जाम 2021 में आ चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी
और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी। आगे है, राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अव्वल रखने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जाएगा। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊर्जा नीति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा नीति 2021-50, ये ड्यूरेशन ध्यान रखना, ऑप्शन में आ सकता है 21-20, 21-30, 21-40, 21-50, तो ध्यान रखना 21-50 जारी की जाएगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5002 मेगावाट है, और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है 4337 मेगावाट। ये दोनों बहुत ज्यादा याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ताल छापर अभयारण्य चुरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। जोधपुर में 20 करोड़ की लागत से पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान हो तो आपको कैलाश सांखला जी, इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, और 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो इनके प्रयास से शुरू हुआ था, और इन्होंने बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए थे। अगला है, राजस्थान में औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी। तो ये सारे फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं बजट पर आधारित जो हमने अभी तक पढ़ा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है राजस्व घाटा? ऑप्शन बी 23,750 करोड़। तो ध्यान रखना है, ये आंकड़े हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? यह है 47,652 करोड़। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में कैलाश सांखला स्मृति वन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ए जोधपुर। दोस्तों कैलाश सांखला ने टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघों के संरक्षण में कई महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए थे, और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ, उसे लॉन्च करने में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि के चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की गई है? तो कितनी राशि है? ऑप्शन सी 5 लाख। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि की वृद्धि की गई? तो ये कितनी राशि की वृद्धि की गई है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में? तो ये वृद्धि की गई है ऑप्शन ए 1000 रुपए की। हाल ही में प्रदेश के ऊंटों के संरक्षण के लिए कितने करोड़ की योजना बनाई गई है? तो कितने करोड़ की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए 23.65 करोड़। दोस्तों हाल में ही ऊंटों की जो संख्या है उसमें भारी गिरावट आई थी। हमने जो गणना देखी थी, पशु गणना, उसमें ऊंटों के और गधों दोनों के लिए इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी हालांकि वो गधों के में आई थी, और शायद दूसरे नंबर में जो ऊंटों की संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। तो उसी को देखते हुए ये योजना लॉन्च हुई है। जल जीवन मिशन के तहत 2770 गाँवों में किन कनेक्शन को मंजूरी दी गई है? तो ये किन कनेक्शन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए नल से जल योजना के तहत। अगला प्रश्न है, राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए किस मॉडल को लागू किया जाएगा? तो ये कौन सा मॉडल है जो बजट में जिसका मेंशन है? ऑप्शन सी राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है?
तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए जाएंगे? तो ये कौन सी योजना है जो बजट में जिसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी जीवन रक्षक योजना। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन बी जोधपुर जिले में। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर की जाएगी? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? तो किस योजना के अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर की गई है? ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में फिनटेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन सी जयपुर। 9 मार्च 2021 को किसे राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो किन्हें दिलाई गई है? ऑप्शन बी प्रताप कृष्ण लोहरा को। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रताप कृष्ण लोहरा को 5 साल की अवधि के लिए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इससे पूर्व एसएस कोठारी, ये ध्यान रखना है, इससे पहले कौन थे? एसएस कोठारी को लोकायुक्त के पद पर कार्यरत थे और ये काफी विवादित रहे थे क्योंकि इनका कार्यकाल बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया, जिसे वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 साल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में 7 अप्रैल 2021 को प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कौन सा जिला है ये? ऑप्शन बी बीकानेर। तो ध्यान रखना है, बीकानेर में मेगा फूड पार्क बनेगा। इससे पहले अजमेर के रूपनगढ़ गांव में भी राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए दिया कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी की इनाम राशि में वृद्धि की गई। वृद्धि के बाद ओलंपिक स्वर्ण विजेता की राशि है, तो ये कितनी हो गई है राशि अब? ऑप्शन बी 3 करोड़। तो आइए इसे देख लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक खेल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चल रहे हैं अभी, तो इनसे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी ओलंपिक गेम चल रहे हैं। ओलंपिक गेम स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से 3 करोड़ राशि कर दी गई है। रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है। कांस्य पदक विजेता को अब 30 लाख से 1 करोड़ राशि कर दी गई है इनाम की। इसके अलावा एशियाई या कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, रजत पदक विजेता को 20 लाख से 60 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से 30 लाख रुपए ये इनाम की राशि कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद करके जाने हैं। 19 मई 2021 को राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी जगन्नाथ पहाड़िया। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये, इनका हाल में निधन हो गया और ये राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कार्यकाल है 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी जो हम देते हैं ये कि बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। अभी एमपीपीएससी का मैंने पेपर देखा था एक, बाकी तो उसमें यही था कि है ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन से, जो एमपी के कौन से राज्यपाल हैं
वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आया था। तो कोई भी जो मुख्यमंत्री है उसकी पुरानी हिस्ट्री, जो महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं पहले कभी, उनको भी हमें देख के जाना है। या फिर विधानसभा स्पीकर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है विधानसभा स्पीकर, ये भी कौन कौन रह चुके हैं इसकी हमें जानकारी रहनी चाहिए। एग्जाम में आजकल क्या है कि पुराना जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो सब लोगों को याद हो चुके हैं, तो उनसे हटके अब नए प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। तो उनमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा रहे हैं। आरएएस में भी पहले जो विधानसभा स्पीकर है उसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन, विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, इसको लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आरएएस 2018 में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे पहले। तो इस प्रकार की हमें जो फैक्ट है, अतिरिक्त जानकारी है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 मार्च 2021 को किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा देश है ये? ऑप्शन ए डेनमार्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेनमार्क है वो डेयरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी देश है। तो उसी की टेक्नोलॉजी और अनुभव का फायदा उठाने के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और राजस्थान में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 को राजस्थान में रिलीज की गई फीचर फिल्म रोड टू रिफॉर्म किस विषय पर केंद्रित है? तो किस विषय पर केंद्रित है ये? ऑप्शन बी जेलों में बंद कैदी पर। तो ध्यान रखना है, कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना इस मूवी का उद्देश्य है। और इसको महानिदेशक राजीव दासौत की परिकल्पना पर आधारित है ये फिल्म, और मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है प्रश्न यहाँ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जयंती यानी 20 अगस्त 2020 पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल में ही वसुंधरा जी की अन्नपूर्णा रसोई योजना को बंद कर उसकी जगह अशोक गहलोत ने 8 रुपए में भरपेट भोजन की इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे प्रदेश भर के 213 निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2 बार पूछा जा चुका है आरपीएससी के एग्जाम में। एक बार आरपीएससी असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 और एक बार पूछा जा चुका है आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020। और इसके अलावा ये आगे भी बहुत ज्यादा इसके पूछे जाने के चांस है, तो इसे एकदम याद कर लीजिए। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 20 अगस्त 2020। आइए आगे चलते हैं। 29 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार ने इच्छित निर्यातकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की है? तो किस मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन बी मिशन निर्यातक बनो। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको, इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है और इसका उद्देश्य है 22,000 निर्यातक बनाना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उद्योग विभाग और रीको का संयुक्त मिशन है और 22,000 निर्यातक बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति विधायक राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कितना कर दिया गया है अब? ऑप्शन सी 5 करोड़। तो ध्यान रखना है, 2.5 करोड़ से बढ़ाकर अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी लैड केंद्र सरकार में एक योजना है एमपी लैड, उसी का लोकल वर्जन है यानी एमएलए लैड। एमपी लैड यानी एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट और एमएलए लैड यानी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट। जो एमपी लैड है ओरिजिनल योजना वो 1993 में नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव सरकार, नरसिंहा राव के समय ये लॉन्च हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है, इसको इसने ये इम्प्लीमेंट करती है, ध्यान रखना है। और इसमें जो एमपी लैड है, एमपी लैड में 7.5% पैसा वो एसटी कैटेगरी पर और 15% पैसा है वो एससी कैटेगरी पर खर्च होता है।
MLA लैड में 20% जो राशि है वो ST SC पर मिलाकर खर्च की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं। 23 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन बी, जनजाति भागीदारी योजना। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए इस योजना को मंजूरी दी है और ये आदिवासी दिवस पर इस योजना की शुरुआत होगी, यानी 9 अगस्त को। इस योजना के तहत सरकार की ओर से उन कामों को ही अनुमति मिलेगी जिनमें कम से कम 50% भाग जनजातीय समुदाय का है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि 50% भाग जनजातीय समुदाय का होना चाहिए, उन्हीं कामों को इसमें अनुमति मिलेगी। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर की गई है? ऑप्शन ए, जयपुर। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की ओर से ये 300 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर में और इसकी क्षमता होगी 75,000 दर्शक, जिससे ये देश का दूसरा, ध्यान रखना है, देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। पहले नंबर का स्टेडियम कौन सा है देश का? वो है मोटेरा, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में है मोटेरा, जिसका नाम अब नया नाम है इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम अब ये कर दिया गया है और इसमें 1,32,000 लोगों की एक साथ बैठने की क्षमता है और ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और दूसरे नंबर पे अब ये जयपुर हो जाएगा, देश का और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हमें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? तो किस जिले में नहीं की गई है? ऑप्शन डी, अजमेर। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राज्य के TSP क्षेत्रों के जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत दूसरी संतान, ध्यान रखना, दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारे जिलों के नाम, ये राशि और दूसरी संतान के जन्म पर इस योजना का फायदा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन RPSC असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में एक बार अभी हाल में ही पूछा जा चुका है और भविष्य में भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अच्छे से याद करके जाना है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप देख लेते हैं पशुगणना। पशुगणना इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये 5 साल में होती है, तो अगले जितने भी 5 साल होते हैं उनके लिए ये जितने भी आंकड़े होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशुगणना, ध्यान रखना है, ये 20वीं पशुगणना है, के अनुसार प्रदेश में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 34.69%। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गणना होती है ये राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर में है और हर 5 साल में ये की जाती है। तो ध्यान रखना है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में। और मवेशी संख्या में 6वें स्थान पर, भैंस संख्या में 2 स्थान पर, भेड़ों की संख्या में 4थे स्थान पर और घोड़ों की संख्या में ये 3रे स्थान पर है। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 और इससे पहले जो 2012 में जो गणना हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले ऊंटों को देखते हैं। ऊंटों की संख्या में 3.26 थी जो अब 2.13 हो गई है। ये लाख में है जितने भी आंकड़े हैं। तो ये 34.69% की गिरावट, एक भारी गिरावट है और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा जो ऊंट मिलते हैं वो है जैसलमेर में। भेड़ों की संख्या हुई है 91 लाख से 79 लाख, बकरियों की संख्या हुई है 216 लाख से 208 लाख और सबसे ज्यादा भेड़ और बकरी मिलती है वो है बाड़मेर में, ध्यान रखना है। घोड़े व टट्टू, इनकी संख्या 0.38 लाख से 0.34 लाख हुई है और ये सबसे ज्यादा मिलते हैं बीकानेर में। गधे
बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये 0.81 से हो गई इनकी संख्या मात्र 0.23 लाख, यानी कि 71 लगभग 71% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो बाड़मेर में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गधे और ऊँटों की संख्या पर, इसको आप अच्छे से देख के जाइए। भैंसों की संख्या में 130 लाख से 137 लाख हो गई है, यानी कि 5.53% की वृद्धि। ये जयपुर में सबसे ज़्यादा मिलती है भैंसें। और गोवंश देखें तो ये 133 लाख से 139 लाख, यानी कि 4.51% की वृद्धि। और सबसे ज़्यादा जो गोवंश मिलता है वो है उदयपुर में। तो ये सारे आंकड़े अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आइए इन पे कुछ प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी 1.66% की। तो ध्यान रखना है कि किसमें कितनी कमी हुई है, ये आंकड़े हमें अच्छे से रखने हैं। गधे में सबसे ज्यादा कमी हुई है, उसके बाद ऊंटों की संख्या में। तो ध्यान रखना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के जो मंत्रालय होता है वो ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल। और 2019 में राजस्थान में पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है इस बार 56.8 मिलियन, यानी कि 5.68 करोड़। और 2012 में ये संख्या थी 57.7 मिलियन, यानी कि 5.77 करोड़। इस बार इसमें कमी हुई है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखने को मिली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आंकड़े। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु में सबसे अधिक प्रतिशत कमी देखने को मिली है? तो हमने हाल में ही देखा, ऑप्शन सी गधों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। आगे चलते हैं। 20वीं राज्य पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो यह है लगभग 35% की गिरावट। अगला प्रश्न है, 7 मई 2021 को देश का पहला स्वास्थ्य बैंक प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है पहला स्वास्थ्य बैंक? ऑप्शन सी जोधपुर। तो ध्यान रखना, अभी जो कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, उसको देखते हुए प्रदेश के जोधपुर जिले में देश का पहला, ध्यान रखना है, देश का पहला स्वास्थ्य बैंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये जोधपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सारा छिपा का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा। आइए देख लेते हैं कौन है सारा छिपा। भीलवाड़ा जिले की 10 वर्षीय सारा छिपा ने 196 देशों के नाम, उनकी राजधानी, करेंसी याद करने के साथ इसे बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल, ध्यान रखना है, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खुलने को लेकर किस जिले में भूमि आवंटन को लेकर मंजूरी मिली है? तो कौन सा जिला है ये? ऑप्शन बी अलवर। तो ध्यान रखना, इससे पहले राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में तो पहले ही खुल चुका है सैनिक स्कूल, और अब तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में स्थापित होने वाला है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है अलवर जिले की मालाखड़ा तहसील के हल्दीना गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 जून 2021 को प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन सी कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इसमें कुछ प्रावधान है। तो इसमें है कि अनाथ बालक बालिकाओं हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 18 वर्ष तक का प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। तो ये कुछ प्रावधान है जो हमें याद रखने। आगे चलते हैं। 6 अगस्त 2021 को प्रदेश के किस जिले से बापू वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया?
तो ये कहाँ से किया गया है? ऑप्शन बी जैसलमेर। तो ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जैसलमेर की ग्राम पंचायत लाठी में इस बापू वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान रखना है 1 करोड़ पौधे इसमें लगाए जाएंगे और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ये योजना है और ये जैसलमेर के ग्राम पंचायत लाठी में ये इस योजना की शुरुआत की गई है। ये फैक्ट याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन अर्थ में भारत से प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है? तो किस जिले को शामिल किया गया है? इस तरह के जितने भी प्रश्न आए रोमांटिक या फिर इस तरह की सुंदरता में जो भी आए उनमें आंख बंद करके आप एक ही स्थान लगा दीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर। इसमें इस तरह के जो भी सुंदरता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी सिटी अगर पूछे जाए, जितने भी सर्वे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब में एक ही आंसर होगा उदयपुर, क्योंकि सबसे सुंदर शहर है ये राजस्थान का। तो ये लिस्ट में उदयपुर को भारत से एकमात्र शहर है पूरा, बड़े गर्व की बात है और उदयपुर को इसमें स्थान मिला है और पूरी दुनिया भर में चौथा स्थान मिला है। तो पूरे देश के लिए और राजस्थान के लिए, विशेषकर उदयपुर के निवासियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व का विषय है। तो ध्यान रखना है चौथा स्थान मिला है प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ। तो ये है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कार्मिक कल्याण कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो कितनी राशि स्वीकृत की है? ऑप्शन सी 3000 करोड़। तो ध्यान रखना है 3000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा, आवास और अध्ययन, इन सब पे ये खर्चा किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में 1 मई 2021 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रतिवर्ष कितने रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी? तो कितने रुपए तक की उपचार की सुविधा मिल सकेगी? ऑप्शन सी 5 लाख। तो ध्यान रखना है, जो बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी लॉन्च की डेट ध्यान रखनी है। लॉन्च कब हुई थी? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी और इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष, ध्यान रखना है परिवार के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख प्रतिवर्ष के उपचार की सुविधा मिलेगी। इसकी लॉन्च होने की डेट है 1 मई 2021। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 2020-21 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन बी 10,181 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए प्रियंका शर्मा। तो ध्यान रखना है राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं प्रियंका शर्मा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के बतौर सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 के लिए चुना गया है और इनका संबंध अजमेर जिले से है। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जाते हैं कि प्रियंका शर्मा हैं, इनका संबंध किस खेल से है। इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि महिला क्रिकेट टीम है राजस्थान की, उसकी बल्लेबाज है। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस नीति का लोकार्पण किया गया? तो किस नीति का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन सी एमसैंड नीति 2020। तो ध्यान रखना है एमसैंड का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020। इस बहुप्रतीक्षित नीति के कारण प्रदेश में एमसैंड के उपयोग और इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और नदियों से निकलने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम होगी। अभी देखा होगा दोस्तों, आए दिन अखबार में आता रहता है कि काफ़ी जो बजरी माफिया है, नदियों से निकलने वाली जो बजरी है उसकी काफ़ी ज़्यादा माफियागिरी होती है।
तो यदि इस प्रकार की जो यदि हम सैंड बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं तो उससे लगता है कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ये जो बजरी माफिया है इन पे भी लगाम लगेगी। तो इस नीति के तहत स्थापित होने वाली नई इकाइयाँ और प्रदेश में पहले से ही क्रियाशील एमसैंड इकाइयाँ भी विस्तार हेतु रिप्स 2019 के तहत देय परिलाभ की पात्र होंगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल में 20 जनवरी 2021 को प्रदेश के किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए समेकित बाल विकास विभाग। तो ध्यान रखना है, कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6, ध्यान रखना है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कोटा। तो ध्यान रखना है, कोटा जिले में चंबल नदी पर यह बनाया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में सबसे लंबा पुल है वो है, अभी जो वर्तमान में सबसे लंबा पुल है वो तो है 1562 मीटर का, और ये जो बन रहा है ये है 1880 मीटर, और ये पुल बूंदी और कोटा को इटावा के नज़दीक जोड़ता है। 13 अगस्त 2021 को राजस्थान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसे किस वर्ष संसद में पारित किया गया था? तो इसे कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2016 में। तो ध्यान रखना है 2016 में ये पारित हुआ है, लेकिन राजस्थान में ये अभी हाल में लागू हुआ है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है, अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ा, पहले 7 थे मौजूदा प्रकार, अब 21 कर दिए हैं अपंगता के प्रकार, और आरक्षण को 3% से बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हाल में ही मंजूरी राजस्थान शहरी विकास निधि के अंतर्गत कितनी करोड़ फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना करोड़ फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान शहरी विकास निधि के अंतर्गत? ऑप्शन सी 1000 करोड़। तो ध्यान रखना है कि इस फंड का गठन गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2010 में ही हो गया था, बीच में वसुंधरा राज्य के समय से बंद कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, दोबारा शुरू किया है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा सकता है। 1000 करोड़ रुपए का इसमें फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण व्यास। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि ये जो पद है वो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये ध्यान रखना 1993, ये डेट पूछ लेते, ये साल पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में। ये एक्ट इस समय लाया गया था 1993 में, और राजस्थान में इसमें जो कार्य करना प्रारंभ हुआ है राजस्थान में वो 23 मार्च 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया गया था। ये डेट अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए डेट ध्यान रखना 23 मार्च 2000 है। और उस समय इसके पहले जो चेयरपर्सन है, फर्स्ट चेयरपर्सन, वो हैं इसके कांता कुमारी भटनागर। ये इसकी पहली चेयरपर्सन है, यानी पहली अध्यक्ष है इसकी। ध्यान रखना इसमें जो मेंबर हैं वो एक तो अध्यक्ष होता है और 2 इसके मेंबर होते हैं। अभी 2019 में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2019 में इसमें एक बड़े परिवर्तन किए गए थे। इसमें सबसे पहले जो कार्यकाल था पहले 5 साल था, अब उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। 3 साल अथवा 70 साल, जो भी पहले हो, 70 साल की उम्र या 3 साल। सेंटर में भी सेम परिवर्तन किए गए, वहाँ पे भी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल भी अब 3 साल कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनकी नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन जो हटाने का कार्य है, ध्यान रखना, हटाना, लोकायुक्त, हमने थोड़ी देर पहले बात की, लोकायुक्त को केवल हटा सकता है राज्यपाल, लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको केवल राष्ट्रपति हटा सकता है।
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति राज्यपाल खुद नहीं करता, वो अनुशंसा पे करता है। और वो उसमें किसकी अनुशंसा चाहिए, उसमें होता है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उस राज्य का। इसके अलावा जो स्पीकर है विधानसभा वो, और विपक्ष का नेता, इन चारों की जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर इसकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना है, हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल पे जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है वहाँ पर भी 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर जो मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अब 1+5 यानी कि पहले 1+4 थे, अब उनको एक मेंबर और बढ़ा दिया गया है, यानी 1+5 कर दिया गया है। स्टेट में ये मेंबर की संख्या होती है 1+2, यानी कि केवल 2 मेंबर और 1 अध्यक्ष। ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन हो तो ना, सेंटर पे 1+5 है, यहाँ पे 1+2 है। तो ये फैक्ट हैं कुछ। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि इनको पहले ये था कि ये रीअपॉइंट नहीं हो, मतलब पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती थी दोबारा एक बार पद पर रहने के बाद, लेकिन अब इन पे पद पर रहने के बाद अब इनकी नियुक्ति यानी कि पुनर्नियुक्ति इनकी पॉसिबल है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ थोड़े से और बदलाव हुए थे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ही इस पद पर रह सकता था, लेकिन अब नॉर्मल कर दिया गया है। हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इस पद पर रह सकता है। इसके अलावा जो जिला न्यायाधीश है उनको इसका मेंबर, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं। पहले केवल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब CJI था, वो केवल रह सकते थे केवल अध्यक्ष पद पर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो सामान्य न्यायाधीश हैं वो भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नियुक्ति हुई है तो पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में मार्च 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सोनू सूद। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि सोनू सूद अभी जो कोरोना महामारी के समय काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की थी, काफ़ी लोगों को घर पहुंचाने में उनमें और अन्य प्रकार की जो सहायता है आर्थिक सहायता उन्हें देने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी को देखते हुए इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और इसमें सोनू सूद को जस्टिस नरेंद्र सिंह स्मृति अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये कलराज मिश्र द्वारा किया गया है, इसलिए राजस्थान में करंट अफेयर के जो टॉपिक है उसमें आ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन व्यक्ति है ये? ऑप्शन सी गोविंद सिंह डोटासरा। तो ध्यान रखना है कि कोविड महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राजस्थान में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन बी जोधपुर। तो ध्यान रखना है इसमें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा देश के 111 शहरों की सूची जारी की गई। उसमें 2 कैटेगरी है, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी। 10 लाख से अधिक आबादी में जो जोधपुर है उसकी 21वीं रैंक, जयपुर की 23वीं और कोटा की 44 रैंक आई है। इसमें 10 लाख से कम आबादी वालों में अजमेर की 12वीं और उदयपुर की 48 रैंक आई है। इस ध्यान रखना, इस सूची में प्रदेश के 5 शहरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, इनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें
वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन बी प्रद्युम्न सिंह। दोस्तों ध्यान रखना है, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया प्रद्युम्न सिंह, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग का, वो ध्यान रखना है कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये जो पद है इसको क्रिएट किया गया था। और इसमें आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y। इसमें पंचायत के लिए है और इसमें म्यूनसिपलिटी के लिए है। इसमें जो उनकी वित्तीय कंडीशन है उसको रिव्यू करने और उसके लिए रिकमेंडेशन देने का प्रावधान किया गया है। इसकी संरचना है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसमें मेंबर होते हैं। पहला वित्त आयोग कब बना था? पहला वित्त आयोग बनाया गया था 1 अप्रैल। दोस्तों इस प्रकार के डेट एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो एकदम आप अच्छे से देख जाओ। 1 अप्रैल 1995 को ये पहला वित्त आयोग बनाया गया था। और इस समय कृष्ण कुमार गोयल, हमेशा जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, पहला और आखिरी, कृष्ण कुमार गोयल ये इसके अध्यक्ष थे। और इससे पहले अभी छठा तो ये बन गया जिसमें प्रद्युम्न सिंह को, इससे पहले जो 5वां था इसमें डॉक्टर ज्योति किरण ये इसकी अध्यक्ष थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम आ सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा में रहा है, हर 5 साल में एक बार गठित होता है, राज्यपाल द्वारा गठित होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी आनंद कुमार। तो ध्यान रखना है कि 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान के आनंद कुमार को यह पुरस्कार शैक्षिक क्षेत्र की श्रेणी में दिया गया है और इनका संबंध है कोटा जिले से। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर खुलेगा? तो ये किस स्थान पर खुलेगा? ऑप्शन सी बाड़मेर। तो ध्यान रखना है, बाड़मेर जिले में देश का पहला, ध्यान रखना है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है ये। और ये भी फैक्ट है कि राजस्थान में पूरे देश का लगभग 56% बाजरा बोया जाता है। आइए कुछ अन्य अनुसंधान केंद्र राजस्थान में जो कि फेमस है उनको भी देख लेते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर में है, कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र यह है बीकानेर में, मक्का अनुसंधान केंद्र यह है बांसवाड़ा में, और चावल अनुसंधान केंद्र ये भी है बांसवाड़ा में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये कहाँ बना है? ऑप्शन सी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। अगला प्रश्न है, हाल में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह से बैन करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? तो ये कौन सा विधेयक लाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021। तो ध्यान रखना है कि जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी को सामाजिक बुराई मानते हुए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लागू करेगी। और इसमें ऑनलाइन जुआबाजी और सट्टे को रोकने के भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस बीमारी को महामारी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है? तो किस बीमारी को शामिल किया गया है महामारी अधिनियम में? ऑप्शन ए म्यूकर माइकोसिस। तो ध्यान रखना है, म्यूकर माइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इसको संपूर्ण राज्य में महामारी व अधोसूचनीय रोग के रूप में अधोसूचित किया गया है। ध्यान रखना है, म्यूकर माइकोसिस है मुख्य रूप से ये जो लंग्स है उनको प्रभावित करता है, और लंग्स से होते हुए नाक और आँख से होते हुए ये दिमाग तक पहुंच जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। कोरोना बीमारी से इसका कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण
जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है उसके बाद इसके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी बीकानेर। तो ध्यान रखना है, बीकानेर की ऑक्सीजन मित्र योजना की कामयाबी के बाद इसे संपूर्ण देश में लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले आपको ध्यान हो तो कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल के बाद भीलवाड़ा मॉडल को भी इसमें काफ़ी चर्चा में थी पूरे देश में, और इसके बाद अब बीकानेर मॉडल को दूसरा मॉडल होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की गई है? तो ये कौन सा स्थान है? देवीकोट गांव, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए आयुष प्रोटोकॉल की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये किसे सौंपी गई है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल का गठन किया गया है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान। हाल में राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ध्यान रखना है कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया जाएगा। इसके साथ ही जो अधिकारियों के पदनाम भी है तो वो के विभाग के नए नाम के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2021 को राजस्थान पुलिस आयोग का सचिव बनाया गया है। तो किन्हें बनाया गया राजस्थान पुलिस आयोग का सचिव? ऑप्शन ए भूपेंद्र कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से अधिकारी है? ऑप्शन ए अजिताभ शर्मा। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। खान विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए कोट कासिम, अलवर। तो ध्यान रखना है, अलवर जिले के कस्बा कोट कासिम में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 10,669 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इंपॉर्टेंट है, अलवर जिले के कस्बा कोट कासिम में ये इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल में 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का लोकार्पण किया गया? तो किस खंड का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा? ऑप्शन बी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड। तो ध्यान रखना है कि 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का लोकार्पण किया गया है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबाई का यह खंड हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर जिले के न्यू मदान किशनगढ़ तक जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया? तो किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए सक्षम 2021। तो ध्यान रखना है, कलराज मिश्र ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए, ध्यान रखना है किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए सक्षम 2021 अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है,
राज्य सरकार ने प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों की किस पैदावार की क्रय कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन सी पैदावार है? ऑप्शन सी सोनामुखी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सोनामुखी है, इसके कई तरह के चिकित्सकीय फायदे हैं और भारत इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी करता है। इसको सोना भी बोलते हैं, सेना इसका दूसरा नाम है। और ध्यान रखना है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोनामुखी की पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी उपज भारत से बाहर निर्यात के लिए खरीद पर क्रय कर में छूट देने और निर्यातकों पर पूर्व में लगाया गया जुर्माना और ब्याज राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश के किन प्रोजेक्ट्स को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 से प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन से हैं? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि राजा मास्टर्स प्रोजेक्ट और दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इस प्रकार के जो राज्य स्तर की संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष आप बिल्कुल याद करके जाने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी हैं, चाहे जेल महानिदेशक हैं, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड है, इन सब के जितने भी जो अध्यक्ष बने हैं, जो संस्थाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती लेकिन उनके अध्यक्ष भी आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है। राज्य स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी एन शर्मा। बी एन शर्मा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष ने बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन सी, छठवां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन को घटाकर 1 किलोमीटर किया है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये ऑप्शन ए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न यदि इसमें जो एरिया है उसमें थोड़ी कटौती की है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, बढ़ाना, घटाना, मतलब कुछ भी चेंज करते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में या वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो वो चर्चा का विषय बने रहते हैं, उनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इवन नेशनल लेवल पे भी इस प्रकार के चांस बन जाते हैं जब टाइगर रिजर्व की बात हो तो आपको ये अच्छे से याद रख के जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, हरिप्रसाद शर्मा। तो ध्यान रखना है, इससे पहले BL जाटावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद IPS अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए किन जिलों में साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे? तो ये किन जिलों में खोले जाएंगे? ऑप्शन ए, जोधपुर और भरतपुर, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस नाशक डिवाइस तैयार किया गया है? तो ये कौन सा संस्थान है? ऑप्शन बी, IIT जोधपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये कहां पर मिले हैं? ऑप्शन ए, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा पूरा करने के लिए राजस्थान को कितनी अनुदान राशि जारी की है? तो राजस्व घाटा पूरा करने के लिए भी कोरोना में काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया था, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान को कितनी राशि दी गई है? तो ये दी गई है 823.17 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार ने अनाथ एवं अपेक्षित बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो कौन सी योजना है ये? गोरा धाय ग्रुप
फोस्टर केयर योजना। कौन सी योजना है? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, ऑप्शन सी। अनाथ एवं अपेक्षित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, चुरू जिले में। हाल में 21 जनवरी 2021 को राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड तथा केंद्र सरकार के बीच किस खनिज को लेकर एमओयू हुआ है? दोस्तों ये एमओयू होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझौते होते हैं विभिन्न संस्थाओं के बीच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई तरह की एग्जाम में ये पूछे गए हैं, आरएएस में पूछे गए हैं, उसके बाद भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको जितने भी एमओयू होते हैं उनको अच्छे से देखे जाने हैं, जो राजस्थान से संबंधित हैं, उनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी, पोटाश। तो ध्यान रखना है, पोटाश को राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और तथा केंद्र सरकार के बीच इस खनिज को लेकर एमओयू हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ध्यान रखना है, प्रदेश के नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज की व्यावहारिकता अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 21 जनवरी 2021 को त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस राजस्थान 2020 चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है मिस राजस्थान 2020? यह है ऑप्शन बी, खुशी अजवानी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 को जारी की गई एसडीजी इंडेक्स। दोस्तों एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि यूएन द्वारा 2015 में इन्हें शुरू किया गया था और इनका लक्ष्य है 2015 और इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। तो उसी को देखते हुए ये एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन सा जिला किस लक्ष्य को, कितने लक्ष्यों को, इसमें टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य। तो कौन सा जिला कितने लक्ष्यों को कितनी मात्रा में प्राप्त कर चुका है, उसी के लिए एसडीजी इंडेक्स ये चालू किया गया है। तो इसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसमें है कोटा जिला शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 दिसंबर 2020 को किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ध्यान रखना है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, हाल में 24 जनवरी 2021 को गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, झावर सिंह घायल। तो इसमें ध्यान रखना है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया गया और उसमें विभिन्न कैटेगरी में राजस्थान को टोटल 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का गोल्ड मेडल मिला है बीरेन्द्र सिंह राठौड़ को, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का सिल्वर मेडल मिला है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ है राजकुमार राजपाल को, और गुड सैमरिटन अवार्ड जो हमने अभी हाल में देखा वो मिला है झावर सिंह घायल को। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2021 को राजस्थान नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, तारावती सैनी। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2021 को गठित बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अच्युतानंद महाराज। तो अच्युतानंद महाराज को बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में 3 फरवरी 2021 को राज्य मंत्री अशोक चांदना ने RSLDC की किन योजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो कौन सी योजनाओं को शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन बी, समर्थ, समक्ष और राजक्विक।
आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने हेतु मंत्री अशोक चांदना द्वारा राजकोषिक सक्षम और समर्थ योजनाओं को लॉन्च किया गया है और इन योजनाओं का उद्देश्य है महिलाओं, युवाओं, पिछड़े और वंचितों को स्वरोजगार कौशल को बढ़ावा देना। बेसिकली ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसमें समर्थ का अर्थ है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर, सक्षम यानी कि सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान, राजकोषिक यानी रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, इनकी इस तरह की ये टैगलाइन भी आ सकती है और इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल में 25 फरवरी 2021 को जैसलमेर में संपन्न मरु महोत्सव में मिस मूमल किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है मिस मूमल? ऑप्शन बी लक्षिता सोनी को। तो ध्यान रखना है, मरु महोत्सव का आयोजन 24 फरवरी से 27 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित किया गया और इसमें मिस मूमल का खिताब मिला है लक्षिता सोनी और मिस्टर डेजर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर डेजर्ट का खिताब मिला है कृष्ण कुमार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? ऑप्शन बी 12वां राज्य। अगला प्रश्न है, हाल में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थानी भाषा के पहले कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। तो ये पहले कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? ऑप्शन ए जस्टिस बनवारी लाल शर्मा। दोस्तों इस प्रकार की जो राज्य स्तर की संस्थाएं मैंने पूर्व में बता चुका हूं, जो राज्य स्तर की संस्था है उनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देख के जाना। तो राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति 4 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो के लिए की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, हाल में 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा जिले में। तो ध्यान रखना है, बांसवाड़ा जिले में भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके क्या नाम दिया गया है? तो इसका क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और पिछली वसुंधरा राजे सरकार की भामाशाह योजना को मर्ज करके यह नाम दिया गया है और इसकी हाल में ही द्वितीय चरण की इसकी शुरुआत हुई है जनवरी 2021 में। प्रदेश में किसे कथक महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी मिताली घोष, इन्हें राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर की ओर से सूर्यनगर शिक्षक सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूर्यनगर शिक्षक सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन बी नंद भारद्वाज। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घर घर पेयजल कनेक्शन की कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी शहरी जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की 8वीं इकाई सिंक्रोनाइज की गई। इस इकाई की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता कितनी है? ऑप्शन सी 660 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्य में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इंपॉर्टेंट है ये, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड।
केंद्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय है ये इसके लिए आयुष मंत्रालय ये काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि राजस्थान में भी इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को लंदन में होने वाली मैराथन दौड़ के लिए प्रदेश के किस धावक का चयन किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? ऑप्शन ए गोवर्धन लाल मीणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इस इंडेक्स में? ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? तो ये कौन सी सरकार है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रामगढ़ क्रेटर 12। 21 मार्च 2021 को प्रदेश के किस साहित्यकार का आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद शर्मा। डॉक्टर आनंद शर्मा को आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जयपुर मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वॉर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रियंका शर्मा। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2021 को स्टेट चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने वाली दर्शना राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी, इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी शूटर। दर्शना राठौड़ का संबंध शूटर है, निशानेबाज। हाल ही में 30 मई 2021 को MIU उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर चैतन्य प्रज्ञा। अगला प्रश्न है, हाल में 5 मई 2021 को प्रदेश के किस व्यक्ति को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी अनुला मौर्य। अनुला मौर्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? तो किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए नेहरू पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस विभाग द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष का पद संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? ऑप्शन ए शांति धारीवाल। हाल ही में 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो किस जिले में किया है? ऑप्शन ए पाली। तो इसमें ध्यान रखना है कि पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज, इनकी प्रतिमा है और इसको स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। ध्यान रखना है, पाली के जैतपुरा में स्थापित हुई है और ये 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है और जमीन से इसकी ऊंचाई है 27 फीट। ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज पाली के हैं, जो उनकी जो प्रतिमा है उसको स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है और ये 27 फीट ऊंची है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है विशेषकर। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पुलिस महानिदेशक पहले भी आ चुके हैं, तो कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहनलाल लाठर। जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक, जेल महानिदेशक, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको इस तरह की जो नियुक्तियां हैं उन्हें अच्छे से याद करके जाना है।
तो ध्यान रखना है, इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव जो कि आरपीएससी के चेयरमैन बन गए अब, वो थे डीजीपी, और अब उनकी स्थान लिया है मोहनलाल लाठर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डीबी गुप्ता। दोस्तों ध्यान रखना है कि 2019 तक ये 5 साल के लिए नियुक्त होते थे, लेकिन अब इनको 3 साल के लिए नियुक्ति मिलती है। तो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है, ये नया चेंज है। तो एग्जाम में इस तरह गलती मत करना, अपडेट कर लेना इसको। और ध्यान रखना कि जो सेंटर पे जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन, ध्यान रखना यशवर्धन कुमार सिन्हा है, वो सेंटर में मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। और ये 5 साल से अब 3 साल कर दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन बी 8वें स्थान पर। तो हमें ध्यान रखना है कि 2017-18 की जो रैंक निकली थी इससे पहले, उसमें राजस्थान का 9वां स्थान था। इस बार एक पायदान का सुधार किया है और शीर्ष 10 राज्यों में राजस्थान का स्थान हो गया है 8वां। तो हमें ध्यान रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हम वन रिपोर्ट 2019 राजस्थान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि हर 2 साल में निकलती है, इसलिए अब जितनी भी 1 साल में एग्जाम होंगी उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट 16वीं रिपोर्ट जारी हुई थी, वन स्थिति रिपोर्ट। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल में जारी होती है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और इसे प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो ये भी ध्यान रखना है। और अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में है 15वां स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। अब देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में। कुल वनावरण है 16,630 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। इसके अलावा कुल वृक्षारोपण है 8,112 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि -154 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ध्यान रखना है ये। और कुल वनावरण प्लस वृक्षारोपण का एरिया हो गया 24,742 वर्ग किलोमीटर। और अभिलेखित वन है 32,737 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.57%। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, इसका एरिया और इसका प्रतिशत, ये दोनों से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं। अभिलेखित वन होते हैं वो है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन का, तीनों का जोड़ होता है ये। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। रक्षित वन है यानी प्रोटेक्टेड एरिया है 18,217 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 55% लगभग। आरक्षित वन या रिजर्व एरिया है 12,475 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 38%। और अवर्गीकृत वन है अनक्लासिफाइड एरिया, वो है 2,045 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 6% लगभग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के एरिया का प्रतिशत ज्यादा है, या राजस्थान में कौन से एरिया ज्यादा है। तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा है, रक्षित एरिया। इनकी इंग्लिश ध्यान रखनी, क्योंकि हिंदी में कई बार ये उल्टी सीधी हिंदी भी कर देते हैं। तो ध्यान रखना प्रोटेक्टेड एरिया 55%। इसके अलावा देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है, दूसरे नंबर पे अलवर और तीसरे पे प्रतापगढ़। ये क्रम ध्यान रखना है, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्र है चुरू में, उसके बाद हनुमानगढ़ और जोधपुर। अब देखते हैं वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक वृद्धि हुई है इस बार बाड़मेर में, उसके बाद जैसलमेर और तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर। वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो यह है उदयपुर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले भी उदयपुर है, और सर्वाधिक कमी जो हुई है वन क्षेत्र में वो भी उदयपुर में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़ है और तीसरे नंबर पे झालावाड़। तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कहीं भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरी स्लाइड आप एकदम रट लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? उदयपुर जिले में। ध्यान रखना है उदयपुर में सबसे ज्यादा है और चुरू में सबसे कम है।
वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है? ऑप्शन सी 57.51 वर्ग किलोमीटर की। ध्यान रखना है कि वनावरण में तो वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन जो कुल वृक्षारोपण है उसमें 154 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन बी 32,737 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, आंकड़े इस तरह के आंकड़े पूछ लिया जाते हैं कभी कभी। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कौन से वन सबसे अधिक है? तो कौन से वन सबसे अधिक है? अभी हमने देखा ऑप्शन ए रक्षित वन। रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया वो सबसे ज्यादा है 55%। आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड एरिया है वो है 38%। और अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड एरिया है वो है 6.25%। और कुल जो अभिलेखित वन है ये है 32,737 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के एरिया का लगभग 9.57% है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही नवंबर 2020 में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी निरंजन आर्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27 नवंबर को भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? ऑप्शन बी जयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? तो कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी दूसरे। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना है, इसका एम है लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ये ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। और द्वितीय संस्करण की हाल में इसकी शुरुआत हुई है। पहला संस्करण इसका लॉन्च चुका है और द्वितीय संस्करण हाल में लॉन्च हुआ है। इसकी फुल फॉर्म और ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए संदीप चौधरी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये पैरा एथलीट है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में भी इन्होंने जो 2018 में हुआ था उसमें एशिया पैरा खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया था स्वर्ण पदक के साथ। हाल ही में 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को। तो ध्यान रखना है, इससे पहले ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में इन्हें आरपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित शिक्षिका गीता कुमारी का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन बी बाड़मेर। तो ध्यान रखना है कि टोटल 47 शिक्षकों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने के लिए। इसमें राजस्थान से एकमात्र बाड़मेर निवासी गीता कुमारी का चयन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2021 में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? तो ये कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने डाक विभाग द्वारा तैयार कला संस्कृति के 8 विशेष आवरण को राजभवन में जारी किया गया। इन आवरणों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है इनमें? ऑप्शन डी अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो ध्यान रखना है, अभी राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की कला संस्कृति पर डाक विभाग द्वारा तैयार 8 विशेष आवरण जारी किए गए
और इनमें विभिन्न भौगोलिक संकेतों पर आधारित है ये आवरण, तो ध्यान रखना है क्योंकि आ सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? मोरिल्ला ग्लेवर्क है, राजसमंद का जो है फेमस है, पोखरण पॉटरी पोखरण क्षेत्र, कोटाडोरिया प्रतापगढ़ से विकसित थेवा आभूषण कलाकारी, सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक ये जयपुर से है, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पॉटरी और राजस्थान की कठपुतलियों को इसमें दर्शाए गए हैं। तो जितने भी ये भौगोलिक संकेतक हैं ये 8 हैं, इनको आप अच्छे से देख जाना, हो सकता है एग्जाम में इनकी जगह पूछ ले कि कहाँ पे है या कौन सा व्यक्ति इससे संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है वनों के संरक्षण के लिए नीति? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा? यह है ऑप्शन ए राजस्थान। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की नई वीडियो के अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।